हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की। इसे लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया हुआ है? हमने कवर किया हुआ है डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन, एंड वी फिगर्ड आउट डायमेंशंस ऑफ फ्यू important and critical physical quantities. As I told you, dimension in itself is it's a supporting topic. For example, अभी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपने पढ़ी ही नहीं है, राइट? जैसे अगर आप ये ग्रेड 11 में वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके सामने अभी तक आई नहीं है, उसके डायमेंशन आप निकालने बैठोगे तो आप डिस्करेज हो जाओगे कि यार मुझे तो ये सब आ नहीं रहा है। हमको बॉदर नहीं करना, हमने डायमेंशन निकालने का प्रोसेस सीख लिया, वो आपने समझ लिया कैसे एक डिराइव्ड क्वांटिटी का जिसका हमको फॉर्मूला पता है उसकी डायमेंशंस निकालने का प्रोसेस क्या है, राइट? ऑल यू नीड इज अ फॉर्मूला, right, which connects the derived quantity with the other set of derived quantities or some fundamental quantities. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशंस निकाल सकते हो, दैट इज अ कंसेप्चुअल थिंग। तो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, अभी मैं जैसे बात करूँ अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, अभी उसको आप उसका डायमेंशन आप नहीं निकाल पाओगे अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है। बट मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर खत्म करोगे, राइट, उस चैप्टर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको नए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, आप उस सबके डायमेंशंस निकाल के और चेक करो कि डायमेंशंस आप सही निकाल रहे हो कि नहीं। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, एनसीईआरटी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे जहाँ पे भी चैप्टर खत्म होता है वहाँ पे उस चैप्टर की जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुई होती हैं उसके डायमेंशंस और उसके फॉर्मूलाज वो लिखते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको अपने जो फॉर्मूला निकाल के उसको रेफर भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये कंटिन्यूड रहेगा। अब आप जो डायमेंशन सीख रहे हो निकालना, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि आपको एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आप ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हो, जैसे कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ सकता है, ठीक है? अभी आप नहीं निकाल पाओगे कि आपको कैपेसिटेंस जैसे फिजिकल क्वांटिटी पता ही नहीं है कि इसको उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन जब आप जान जाओगे तो निकाल लो, तो ठीक है? तो अभी बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे आपके पास फ्रेंड्स जो आपको हमेशा इस तरह से बोलेंगे इसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे हैंग ऑन, मुझे पता है, मुझे फॉर्मूला बता दो, मैं डायमेंशंस निकाल दूंगा, ठीक है? तो ये पर्सपेक्टिव मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर आप सबके डायमेंशंस निकालने बैठ जाओगे तो अभी वो बहुत ही ज्यादा फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी एंड विच विल बी हाईली अनप्रोडक्टिव, ठीक है? तो कंसेप्चुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं फिर से, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, विच इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मतलब हमारे पास तीन बड़े एप्लीकेशंस यहाँ पे आते हैं। पहला, फाइंड डायमेंशंस और यूनिट्स ऑफ अननोन्स। एक इक्वेशन में कोई चीज हमें अननोन है, कोई एक कांस्टेंट है या कोई एक वेरिएबल है जो अननोन है, अगर हमें उसकी डायमेंशंस पता करनी है और हमें इक्वेशन पता है, उस इक्वेशन में कुछ और चीजों की डायमेंशंस या यूनिट्स हमको पता है, तो हम कैसे वो निकाल सकते हैं? दिस इज फर्स्ट एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा। दूसरा, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए रिलेशन। आपके सामने कोई भी रिलेशन आपने डिराइव करी, तो आप अगर श्योर नहीं हो कि ये मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया है सही है कि नहीं, सबसे पहले आप ये कर सकते हो एज ए प्रीकर्सर और प्री चेक कि आप उस फॉर्मूले का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, और ये एटलीस्ट इतना जरूर एश्योर कर सकते हो कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही है। हाँ, अगर फॉर्मूला डायमेंशनली सही है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला एक्चुअली सही है, बट अगर वो डायमेंशनली गलत है तो वो डेफिनेटली गलत है। तीसरी चीज, आप डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। सिर्फ इतना पता होने से भी आप रिलेशन निकाल सकते हो। आपको लग रहा होगा तो बड़ी बड़ी ही पावरफुल बात है। यस, इट इज दैट पावरफुल। एक फ्लूइड मैकेनिक्स में एक रेनॉल्ड्स नंबर करके एक डेरिवेशन आता है, उसमें उसका डेरिवेशन पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है या फिर डायमेंशनल एनालिसिस है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हम रिलेशन सिर्फ डायमेंशंस के थ्रू ही निकाल पाते हैं, उनका एक्चुअल रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं होता है। तो ये तीन बड़े एप्लीकेशंस हमारे पास एप्लीकेशंस के, ठीक है? तो पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनको एप्लीकेशन समझने से पहले डायमेंशन से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट, या बोलो कि कुछ उसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकता हूं मैं उसको, बट उसको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बोल सकते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिससे पहले इसके पहले कि हम ये अप्लाई कर सकें। सॉरी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इन एनी इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ
लेफ्ट हैंड साइड शुड बी डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड टर्म्स। ठीक है, इस पे जरा हम बात करेंगे अभी, पहले आप इसको जरा सुन लो कि अगर आपने लिखा हुआ है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो इक्वल तो ये है, वो तो आप इक्वेशन आपको दी गई, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर a इज इक्वल टू बी लिखा है तो a इज इक्वल टू बी मतलब a की डायमेंशन b की डायमेंशन के एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो चीजें आपने a इक्वल टू b लिखा हुआ है और a की डायमेंशन कुछ और है, b की डायमेंशन कुछ और है, देन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो पहली तो ये चीज आ गई, in any equation dimensions of LHS equal to dimensions of RHS terms, क्योंकि RHS में हो सकता है ये एक से ज्यादा टर्म हो, तो हर इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन जो है वो LHS के टर्म के बराबर होनी चाहिए डायमेंशंस के। दूसरी चीज, ओनली टर्म्स विद सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। किसी भी इक्वेशन में आप उन्हीं चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन एग्जैक्टली सेम हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको भी एग्जांपल से देखोगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। अभी इसकी थ्योरी जो पढ़ के आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, जब हम अप्लाई करेंगे इसको, जब इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया एक इक्वेशन ऐसी ली है मैंने, और एक इक्वेशन ऐसी ली है। अब आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको समझाऊंगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है कि एक क्वांटिटी a है जो b प्लस सी के बराबर है, तो वो जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि बॉस dimensions of A should be equal to dimension of B and that should be equal to dimension of C। मतलब LHS की डायमेंशन RHS की हर इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। LHS की डायमेंशन RHS की हर इंडिविजुअल टर्म के डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए। और यहां पे देखो क्या हो रहा है, B और C ऐड हो रहे हैं। सो यहां से एक चीज सिंपल और भी निकल के आती है कि डायमेंशंस ऑफ B हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C। आप दो अलग अलग डायमेंशन वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। ये बिल्कुल वैसी बात, अगर आप सोचो कि अगर मेरे पास रियल x है और प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं इनको अभी ऐड कर सकता हूं? कैसे ऐड करोगे? ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2, तो ऐड ही नहीं हो सकते। तो वही चीज है, अगर आप b और c को ऐड कर रहे हो डियर, इसका मतलब b और c इक्वेशन है ये, आप a इज इक्वल टू b प्लस c लिख रहे हो, तो इसका मतलब इनकी इंडिविजुअल डायमेंशन b और c की a के बराबर होनी चाहिए और आपस में तो ये बराबर होने ही चाहिए, क्योंकि ये कभी ऐड ही नहीं हो सकते। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो x प्लस एक्स, इसको आप 2x कर सकते हो, या अगर लिखा हो xy प्लस xy, इसको आप 2xy लिख सकते हो, क्योंकि ये इनकी पावर सेम है। तो वही चीज है, अगर b और c के डायमेंशन सेम नहीं है तो आप इसको कभी ऐड ही नहीं कर सकते हो, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है। बहुत कई बार इसमें कंफ्यूजन रह जाता है, वो कंफ्यूजन ना हमें आगे तक चलता रहता है, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा इसको इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ कि आप लोग के दिमाग में बात चली जाए कि हम दो टर्म को ऐड कर रहे हैं और तीसरे के बराबर लिख रहे हैं, तो ये डायनामिक्स है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने ये लिया, तो हमेशा चीजें इतनी सिंपल नहीं होंगी, चीजें अलग अलग तरीके से आपके सामने आएंगी। अब लिखा हुआ है समथिंग a इज इक्वल टू bc प्लस डी, समथिंग a इज इक्वल टू bc प्लस डी। अब वही रूल वही है, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर मैं लिखूंगा dimension of A which is LHS, this has to be equal to, ध्यान देना प्लीज, dimension of BC इंडिविजुअल बात नहीं होगी, B और C मल्टीप्लाइड टुगेदर एज ए टर्म। भाई आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, तो अगर मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये अलग अलग टर्म्स हैं डियर। तो अगर मैंने BC प्लस डी लिखा हुआ तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, तो BC का कंबाइंड डायमेंशन जो है वो A के बराबर होना चाहिए, और ये चीज जो है डायमेंशन ऑफ D के भी होना चाहिए, क्योंकि वरना BC और D को ऐड नहीं कर सकते। अब यहां पे ये कोई नहीं कह रहा है कि B के डायमेंशन D के बराबर हो, यहां पे था B और C के, क्योंकि B के साथ सिर्फ B ही है और कुछ तो है नहीं, तो B के डायमेंशन C के डायमेंशन बराबर होंगे, बट यहां पे BC मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि सोचो कि अगर x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब,
इसको मैं ऐड करना चाहूं x की पावर 5 के साथ, यहां पे एक्स स्क्वायर और x5 सेम नहीं है, या फिर x क्यूब और x की पावर 5 सेम नहीं है, बट मुझे पता है कि इनकी टोटल डायमेंशन x की पावर 5 है, वो x की पावर 5 इस x की पावर 5 से ऐड हो सकता है। समझ गए बात? तो ये चीज आप समझो कि BC की टोटल डायमेंशन जो है, कंबाइंड डायमेंशन जो आएगी वो D के बराबर आनी चाहिए, तभी आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना। ये चीज सेम चीज जो है वो सब्ट्रैक्ट के लिए भी लागू होता है, प्लस या माइनस। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि पावर्स का सेम होना जरूरी नहीं है। आप एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करते हो, एक्स की पावर 5 रिजल्ट आता है। इवन डिवाइड करने के लिए आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब कर दो, आप डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चीजों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपने बेसिक अलजेब्रा में पढ़ा था कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट? तो ये वही चीज है, लाइक एंड लाइक टर्म, और कुछ नहीं है डियर इसमें। इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इसको, लेकिन और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अगर आप इनकी डायमेंशंस, मतलब क्या होता है, पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड, तो ये क्या है अल्टीमेटली डायमेंशन पर्सपेक्टिव से क्या पावर्स ही है समथिंग, तो सेम पावर की चीजें तो ऐड होंगी, तो BC की डायमेंशन D की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। और चूंकि आप इस चीज को इसके इक्वल लिख रहे हो, तो भाई दो चीजें अगर इक्वल है तो इक्वल तभी हो सकती है ना उनकी डायमेंशंस इक्वल हो पहले, तो तब तो आगे बात होगी। अगर डायमेंशन ही इक्वल नहीं है तो आगे बात कैसे होगी? ठीक है, तो ये आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल से आप ये चीज अगर आप समझ गए हो तो अगले आने वाले सवाल आपके लिए बहुत ही हलवा होने वाले हैं। बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने में स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मतलब कंसेप्चुअल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो एक हमारा एप्लीकेशन था चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन एप्लीकेशन इक्वेशन, राइट? इन वन ऑफ आवर एप्लीकेशन, राइट, 3 एप्लीकेशन थे, उसमें था चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। अब जरा एक इक्वेशन जो आपको बहुत प्यारी है इसलिए मैंने उठा लिया, आपको वो मालूम रहता है 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो कि यार x या फिर s लिखते हैं कुछ लोग, मैंने यहाँ पे x लिख लिया, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी इसकी हमने आज तक इसको इक्वेशन की तरह 50 बार इस्तेमाल किया होगा, बहुत बार इसको मैनिपुलेट भी किया है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इक्वेशन को डायमेंशनली हम देखें कि क्या हर टर्म की डायमेंशन सेम आ रही है? क्या हम सेम चीजों को ऐड कर रहे हैं? कोई गलत तो ऐड नहीं हो रहा है? चलो देख लेते हैं। जरा LHS की डायमेंशन देखते हैं। LHS में क्या है? x क्या है डियर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS है जस्ट l। डू यू गाइज एग्री? और कुछ तो है नहीं x के साथ। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल टर्म इन दोनों के डायमेंशंस l ही आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, u इंटू टी। RHS में एक टर्म है u इंटू टी, जरा इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश कर। अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, उनका डायमेंशन चाहिए, इसका मतलब इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन है, उनको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो u क्या था यहाँ पे? u था स्पीड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी थी lt माइनस 1, तो u था lt माइनस 1। t क्या था? टाइम, तो मतलब एक बार टाइम और आ गया। अब t माइनस 1 से t कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? सिर्फ डायमेंशन है। चलो इतना तो सही है। जरा हाफ at स्क्वायर भी कर दो आप, हाफ at स्क्वायर भी कर दो आप। हाफ at स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? हाफ तो भैया नंबर है, एक नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है हाफ। कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3 4, देखो कांस्टेंट और नंबर कांस्टेंट ये जरा अलग चीज है बनना, समझ रहे हो? जैसे भी प्लैंक कांस्टेंट था, वो कोई नंबर वाला कांस्टेंट नहीं था, उसकी डायमेंशन थी। लेकिन जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, ये तो जस्ट एक 1/2 एक नंबर है, इसकी डायमेंशन नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सर ये तो lt माइनस 2 था, हाँ था। t स्क्वायर क्या होगा? t टाइम है सर, तो टाइम का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? t2। अरे वाह, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक हो गई इस फॉर्मूला के। अब जरा इस पे आ जाए, ये हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन हमको मालूम है कि अल्टीमेटली है एनर्जी और इसकी डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है। इसका मतलब चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालें, चाहे इसकी निकालें, हमारे पास डायमेंशन जो आनी चाहिए वो वर्क की डायमेंशन आनी चाहिए। और वर्क की डायमेंशन माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हो, मैंने निकाली थी ml स्क्वायर
टी माइनस टू थी। एम एल इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो वर्क की डायमेंशन थी वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थी। तो वर्क और एनर्जी सेम चीज है, इसका मतलब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, इनकी डायमेंशंस भी यही आनी चाहिए। तो निकाल के देख लेते हैं। पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1/2 की कोई होगी नहीं होगी, ठीक। एम क्या होता था? मास। मास की क्या लिखे? एम। चलो लिख लिया एम। वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी था एल टी माइनस वन, तो उसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल टी माइनस वन का अगर स्क्वायर होगा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस एल टी माइनस वन का पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डियर आपका देखो कितने प्यार से एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ गया, जो कि चलो काइनेटिक एनर्जी का तो आ गया। जरा इनको भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब को एम जी एच, इनका भी वही आना चाहिए, ठीक है। एम जी एच, एम जी एच आप लोग बता दो एम क्या है भाई? एम तो मास था सर, तो एम लिख लें। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे उससे क्या मतलब है? एक्सीलरेशन है, कोई भी एक्सीलरेशन हो, डायमेंशन को वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या कुछ भी है, क्या मतलब? एक्सीलरेशन है तो क्या मतलब? एल टी माइनस टू। तो सर एल टी माइनस टू लिख लिया हमने। अरे वाह, एल टी माइनस टू लिख लिया। सर एच क्या होता था? हाइट होता था। हाइट मतलब अल्टीमेटली एक डायमेंशन पर्सपेक्टिव से एक लेंथ है, राइट? तो मतलब एल मल्टीप्लाइड बाय एल। आपको सामने दिख रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस। तो बात समझ में आ गई कि जब आपने एनर्जी कंजर्व किया था तो हाफ एम वी स्क्वायर को एम जी एच के बराबर कर देते थे आप, या एम जी एच को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर देते थे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दो चीज़ों को बराबर कर रहे हो। डायमेंशन अभी देख, डायमेंशन अभी देख ली। कभी भी दो चीज़ों को इक्वल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ें डायमेंशनली चीज़ें कंसिस्टेंट। तो बात समझ में आ रही होगी कि कहाँ पे जा रही है कहानी अब। तो इस तरीके से अभी तो हमको मालूम है कि ये हमको लाना है, ये होना चाहिए, इसलिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। कभी हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी डायमेंशन मुझसे पूछ ली, यहाँ की मुझे पता है, तो मुझसे क्या करूंगा? मुझे मालूम है आपने ये इक्वल टू ये लिखा है, आपने ए इक्वल टू बी लिखा है, बी की डायमेंशन मुझे पता है, तो ए की भी डायमेंशन है। ये एप्लीकेशन हो गया इसका। अभी करेंगे आगे एग्जाम्पल सामने देखो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एक इक्वेशन हमें दी हुई। अब यहाँ पे देखो एक चीज पढ़ो, डायमेंशन के क्वेश्चन में इक्वेशन की का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कहाँ से आई है, वो केमिस्ट्री की इक्वेशन है कि फिजिक्स की इक्वेशन है कि क्वांटम फिजिक्स की इक्वेशन, हमें उससे मतलब ही नहीं। हमें उसको डायमेंशनली देखना, बस हमें उसको डायमेंशनली देखना। जैसे कि नहीं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाया और एक बंदे को दिया कि भाई ग्रामेटिकली चेक कर लो, स्पेलिंग चेक कर लो और ग्रामेटिकली चेक कर लो। तो ये ग्रामर चेक है, स्पेलिंग चेक है। अब उसमें कंटेंट में उसने अगर कुछ गलत लिखा है तो वो जो बंदा उसको चेक कर रहा है ग्रामेटिकली या स्पेलिंग वाइज, वो कंटेंट थोड़ी ना करेक्ट करेगा, राइट? वो तो सिर्फ उसकी स्पेलिंग चेक, ग्रामर। तो ये डायमेंशन को समझो, एक तरह से ग्रामर और स्पेलिंग चेक हो रहा है इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि v इज इक्वल टू एटी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। एक इक्वेशन लिख के दे दी है, v इज इक्वल टू एटी प्लस बी अपॉन टी प्लस। ये इक्वेशन यहाँ पे ये बता दिया है, इतना हम पे रहम कर दिया गया है कि बताया कि v वेलोसिटी है, ठीक है, और जो t दिख रहा है वो टाइम है। v वेलोसिटी है, t टाइम है। पूछा क्या भाई? फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। a और b की डायमेंशन उसने हमसे पूछ ली। चलो अच्छा देखते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं। यार ये हमको पता है कि v की डायमेंशन क्या होती है। v की डायमेंशन पता होता है हमको lt माइनस वन। तो हो ना हो ये इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? पूरे टर्म्स की। इस पूरे टर्म की डायमेंशन और इस पूरे टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम एज वेलोसिटी, lt माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि at की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? lt माइनस वन। हर इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन LHS के टर्म के बराबर होनी चाहिए। ये अब a की डायमेंशन को नहीं पता है, लेकिन t की क्या है? t क्या बोल रहा है? उसने बताया कि ये भाई टाइम, जब बताया है तो उसको यूज करो, इसकी लगा दो टाइम, और ये बराबर कर दो lt माइनस वन के। अब ये t उधर जाएगा तो a की डायमेंशन क्या आ जाएंगे डियर? lt माइनस टू। तो a की डायमेंशन निकल आई lt माइनस टू। अब चेक करके देख लो, lt माइनस टू में t मल्टीप्लाई होगा तो lt माइनस वन आएगा, lt माइनस वन। ये तो बराबर हो गया। आप इसको देखो, इसमें देखो b अपॉन टी प्लस सी। इस टर्म को देखो क्या हुआ है? b अपॉन टी प्लस सी, ठीक। अच्छा ये a b एंड c भी होगा इसमें, a b एंड c, इसकी डायमेंशन पूछिए।
अब सी की डायमेंशन आपको समझ में आ रहा है? कभी भी आप दो टर्म को अगर ऐड कर रहे हो डियर, किसी भी इक्वेशन में आपको दो टर्म कहीं पे भी ऐड होते दिख जाए, टी और सी ऐड हो रहे हैं, टी और सी अगर ऐड हो रहे हैं डियर, तो इसका मतलब सी की डायमेंशन हैज टू बी इक्वल टू टी की डायमेंशन, वरना कभी ऐड ही नहीं कर पाओगे। मतलब एप्पल में ऑरेंज नहीं ऐड कर सकते आप, राइट? तो वही चीज है, सी के डायमेंशन टी क्या है, सी के डायमेंशन आ गए हमारे पास जस्ट टी, और वही टी के डायमेंशन भी है। अच्छा ये याद रखो, जब दो टर्म को ऐड करोगे तो उनकी डायमेंशन वही होगी जो इंडिविजुअल टर्म की होगी। टी और सी को तुमने ऐड किया, टी भी टाइम था सी भी टाइम था, अभी ऐड किया, टी और सी का रिजल्ट की डायमेंशन क्या आएंगी? वो भी तो टी की आएगी, टाइम प्लस टाइम। टाइम में टाइम ऐड करोगे तो डायमेंशन क्या मिलेगा? टाइम ही मिलेगा ना। एप्पल में एप्पल ऐड करोगे तो एप्पल ही मिलने वाले ना, ऑरेंज नहीं बन जाएंगे। तो ये हो गया। अब ये हो गया, नीचे वाले टर्म की डायमेंशन है टी, तो ये इसकी हमने लिख ली डायमेंशन पूरी टी। बी अपॉन बी की डायमेंशन हमको नहीं पता, नीचे वाले टर्म की टी लिख ली। हाँ ये पता है कि टोटल टर्म की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, टोटल टर्म की डायमेंशन वही आनी चाहिए जो बी की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये LT -1 आना चाहिए। तो यहां से बी की डायमेंशन क्या निकल आएगी? जस्ट L। ये टी उधर मल्टीप्लाई होगा, -1 + 1 खल्लास, टी की पावर। तो आपके आंसर्स डियर ये है, बी की डायमेंशन L है, सी की डायमेंशन सिर्फ T है, और ए की डायमेंशन LT -2 है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहा हूं, ठीक है? ये एक फेमस इक्वेशन है केमिस्ट्री की, और ये बहुत फेमस प्रॉब्लम भी है डायमेंशन का। ये आपको जेई मेंस में मिल जाएगा। आई थिंक ये जेई मेंस 2023 का ही क्वेश्चन है, 23-24 का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट है ये। और ये बहुत हर बुक में तो आपको डायमेंशन का क्वेश्चन मिल जाएगा, बड़ा स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने भी इसको आपके उसमें डाला हुआ है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि वॉन द वॉल इक्वेशन है हमारे पास, which is P + A / V square times V - B = RT। ये एक ऑन द वॉल इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जाना ही नहीं है हमको। इसको क्या हमें क्या करनी है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है, ठीक है? तो अंदर कंटेंट ये इक्वेशन क्या बता रही है, क्यों बता रही है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? क्या बोल रहा है ये आपको बताने वाला, ये सब बताएगा कि कुछ टर्म आपको बताएगा क्या है। P मतलब प्रेशर है, अच्छा प्रेशर है, इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन तो हम जानते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है? V क्या है, वॉल्यूम है, ओके बता दिया गया है। और T क्या है, टेम्परेचर है, ये भी बता दिया गया है। अब अगर इतना हमने आपको बता दिया तो बोल रहा है कि ये बताओ द क्वांटिटी A/B इज इक्विवेलेंट टू, क्वांटिटी A/B इज इक्विवेलेंट मतलब जो डायमेंशंस निकाल के इसकी डायमेंशन जिसके सेम आ जाएंगे उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो या इंपल्स होगा, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, या एनर्जी होगा, या ये होगा, ये पता करना। ये आंसर आप तब कर पाओगे, पहले इस A/B की डायमेंशन निकालो, जिसकी डायमेंशन अगर A/B की डायमेंशन में जिससे बराबर आ जाए वो टर्म के इक्विवेलेंट हो गए। तो डायमेंशन निकालना, चलो निकालते हैं। ये लिखिए इक्वेशन, पहले A पे जरा फोकस करें। P + A/B² हुआ, P + A/B² मतलब प्रेशर में कुछ ऐड किया है भाई। प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, प्रेशर में फोर्स तो ऐड ना होगा, प्रेशर में एनर्जी तो ऐड नहीं होगी, प्रेशर में वेलोसिटी तो ऐड नहीं होगी। हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या है कि A/V² जो टर्म है इसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होनी चाहिए। प्रेशर की डायमेंशन मैं आपको निकाल के बताई थी, पिछले वीडियो में देख लेना। फोर्स अपॉन एरिया, तो ml - 1 T - 2 होती है। फिर फोर्स देखो, प्रेशर की डायमेंशन डियर, प्रेशर की डायमेंशन यहां पे देखो, प्रेशर की डायमेंशन होती है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की होती है ml T - 2, एरिया होता है L², एरिया होता है L², तो ये डायमेंशन आपकी बन जाएगी ml - 1 T - 2, ये प्रेशर। अब यही प्रेशर की डायमेंशन A/V² की है। अच्छा, तो A/V², तो V क्या है साहब, V सर जी है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, वॉल्यूम साइड का क्यूब L3, तो A/L³ लगा लिया हमने। दिस शुड बी इक्वल टू किसका, प्रेशर का।
ए बाई बी स्क्वायर को प्रेशर के बराबर कर रहा है। अब यहाँ से देख लो ए की डायमेंशन निकलती हुई दिख गई आपको, एल क्यूब जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये -1 + 3 तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा ml² t माइनस, ये ए की डायमेंशन आ गई डियर। अब जरा बी को देख लो, बी किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है? बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वॉल्यूम से। ओ वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब बी भी वॉल्यूम होना चाहिए, इसका मतलब बी की डायमेंशन सीधा आ गई एल क्यूब, बी की डायमेंशन हमारे पास सीधा आ गई एल क्यूब। तो ए की भी आ गई और बी की भी आ गई, सामने देखो लिख दिया मैंने, ए की भी आ गई बी की आ गई। पूछी किसकी है? ए बाई बी। जरा ए बाई बी कर लो, ए बाई बी कर लो तो क्या हो जाएगा? दिस बाई दिस हो जाएगा, हो जाएगा ए बाई बी। हाँ तो एल क्यूब ए स्क्वायर तो हो जाएगा, ये आप निकालोगे तो हो जाएगा ml-1 t - 2, ml-1 t - 2। अब देखते हैं किसके बराबर है, ठीक है। तो यहां से आता है हमारे पास देखो थोड़ा अपने को पता होना चाहिए चीजें कि सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये एल क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ गड़बड़ ये हुआ है डियर कि यहाँ पे ए बाई वी स्क्वायर था, तो ये वी स्क्वायर वॉल्यूम का एल क्यूब है, तो ये हो जाएगा, सॉरी स्मॉल मिस्टेक, ये एल की पावर 6 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो गया दिस। तो ये डायमेंशन आपकी 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये हो जाएगा ml5 t - 2, राइट गाइस, ml5 t - 2, ठीक। तो यहाँ पे L5 है डियर ये, ठीक। और B था हमारे पास, B तो सेम था एज वॉल्यूम, तो दिस वाज L क्यूब, सो ये आ जाएगा ml² t - 2, 5 - 3 और ml² t - 2, माय डियर फ्रेंड्स गो बैक टू माय वीडियो, ये याद होना चाहिए, ml² t - 2 ये होता है वर्क या फिर एनर्जी का डायमेंशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक किया था, तो आप देखो ये डायमेंशन क्या आ रहा था, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी था चाहे वो काइनेटिक एनर्जी था, ml² t - 2 था। तो अभी हमारे पास a बाई बी का डायमेंशन क्या आया है? हमारे पास a बाई बी का डायमेंशन ml² t - 2 आया है। इसका मतलब सही आंसर है a बाई बी जो क्वांटिटी है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। प्रॉब्लम से ज्यादा उस, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी आने वाली है, प्रॉब्लम से ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कि हमने किया क्या, हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि प्रेशर में कोई चीज ऐड हो रही है तो इसका मतलब उस पूरे टर्म का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, सिर्फ ए का मत बराबर कर देना, वो तो गलत हो जाएगा ना। ए बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है तो ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा। ऐसे ही v माइनस बी हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो b हैज टू बी सेम एज वॉल्यूम। यही दो चीजें हमने यहाँ पे करी है। थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक जो हो गया था कि वॉल्यूम का स्क्वायर की जगह मैंने क्यूब लिख दिया था, एल क्यूब का v का स्क्वायर है तो एल क्यूब v की डायमेंशन है, उसका स्क्वायर मतलब यहाँ एल की पावर 6 करना था, तो ये हुआ, तो ये है, ठीक है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो ये भी जेई मेंस में आया क्वेश्चन है, E = b - x² / 80, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको दी हुई है, इसमें बोला गया है कि E जो है वो एनर्जी है, x जो है वो लेंथ है, t जो है वो टाइम है। अगर ऐसा है तो पता लगाओ कि a × b की डायमेंशंस क्या होंगी। जब भी ऐसा बोलेंगे तो आपको a की निकालनी पड़ेगी, b की निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा a और b की कितनी है डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या पता है हमको कि E एनर्जी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी चीज की डायमेंशन किसकी क्या होनी चाहिए? एनर्जी की होनी चाहिए। बट उससे ज्यादा कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा है अपने को, क्योंकि ना तो हमें ए की पता है ना बी की पता है, तो उसको अगर ये पूरी डायमेंशन अगर एनर्जी की डायमेंशन है उसे हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन देखो b - x² हो रहा है, इससे हो रहा है b - x²। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि b की डायमेंशन होनी चाहिए सेम एज x², क्योंकि सब्ट्रैक्ट आप तभी तो कर सकते हो जब उनके डायमेंशन सेम हो।
तो बी की डायमेंशन किसकी होगी, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी। और एक्स क्या है डियर, देखो जाके एक्स बताया लेंथ, मतलब बी की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर। सो बी की डायमेंशन आपके पास निकल के आ गई बड़े प्यार से एल स्क्वायर। ठीक, चलो एक काम तो हो गया, ए बी निकल आया। अब ए इंटू टी, ठीक है, ये पूरी चीज की डायमेंशन एनर्जी की होनी चाहिए। एनर्जी की थोड़ी देर पहले निकाली थी, वर्क एनर्जी की निकाल, वही निकाल रहे हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसका मतलब ये हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो ये डायमेंशन है एनर्जी की, ये बराबर होने चाहिए ऊपर वाले बी माइनस एक्स स्क्वायर। बी की जो डायमेंशन है वही उसकी, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी सेम ही डायमेंशन आएगी, एप्पल प्लस एप्पल इज एप्पल, एप्पल माइनस एप्पल इज एप्पल। तो ये आएगा डायमेंशन पर्सपेक्टिव से, ये टर्म आएगा एल स्क्वायर अपॉन ए का हमें नहीं पता, बट क्या पता है कि टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी इज टाइम, तो ये भाई टी ही होगा, राइट। सब कुछ पता है सिवाय ए के, तो एक उधर ले आओ, ठीक है, बाकी सब इधर ले आओ। यहां से देखो तो आपको एल स्क्वायर कैंसिल होता भी दिख रहा है, तो सीधा सीधा कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लो, ठीक है, ये आ गया, नीचे आ गया m और आ गया t। तो a की डायमेंशन निकल के भाई आ गई हमारे पास m माइनस 1 t माइनस 1। b की क्या आई थी, एल स्क्वायर। सो a इंटू बी की क्या आएगी, ये एल स्क्वायर थी तो ये जगह m माइनस 1 एल टू टी माइनस 1, ये डायमेंशन आ रही है। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें, m माइनस 1 एल स्क्वायर टी माइनस 1, m माइनस 1 टी माइनस 1 एल स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। प्रोसेस की तरह इसको फॉलो करना है, कोई इसमें ज्यादा इशू नहीं है डियर। अगर आप इसको प्यार से देखो तो मैं जस्ट एक बार कैलकुलेशन में स्टेप नहीं चेक कर रहा था, m माइनस 1 t 1 और एल स्क्वायर, यस दैट्स करेक्ट, राइट। सो ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये हलवा क्वेश्चन आ गया अपने पास। इन दिस इक्वेशन, कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, अभी अगेन इक्वेशन देख के हमें डरना नहीं है कि ये किसकी इक्वेशन है, ये क्या बता रहा है, वो नहीं, हमें करना है स्पेलिंग और ग्रामर से, मतलब डायमेंशन की कंसिस्टेंसी। बोल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बतानी है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बोला था, 2 रूल बताए थे कि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना उनके आउटपुट की डायमेंशन होती है, ना उनको इनपुट जो लगता है उसकी डायमेंशन होती है। इसका मतलब ये जो चीज है डियर, ये देखो क्या है, ये साइन फंक्शन को कुछ दिया है आर्गुमेंट, ये जो भी हो, ये मतलब कहते ना कि कुछ भी हो, पंखा रखा हो यहाँ पे, एसी रखा हो, फ्रिज रखा हो, कूलर रखा हो, बुक रखी हो, पेंसिल, साइन ऑफ समथिंग है, इसका मतलब जो भी है वो डायमेंशन लेस है। आगे सोचना ही नहीं यार, जेई मेंस का क्वेश्चन है, आगे सोचना ही नहीं है, जो दिमाग खपाना है डायमेंशन निकाल के, इसी चीज की पूछी है, इसका मतलब आंसर हो गया m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो m0 l0 t0 हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं इस, देखो द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय, एक वेव की इक्वेशन दे दी गई है हमको, y इज इक्वल टू, ये आप पढ़ने वाले हो ऑसिलेशन चैप्टर में वैसे बाय द वे, है ना, ऑसिलेशन वेव चैप्टर में IC 11 में पढ़ने वाले हो, आपको पहले से दी जा रही है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा ब्रैकेट में x बाय v माइनस के, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, आपको बता रहा है, v इज लीनियर वेलोसिटी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो बोला कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k निकालो, ये निकाल के बताओ क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ठीक। आपको ये करने के 2 तरीके हैं। आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो कि इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा एक्स v माइनस k टाइम्स ओमेगा, कर लिया आपने, मैंने ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ओमेगा का मल्टीप्लाई इक्वेशन ये बन गई। अब मुझे पता है कि ये जो पूरा टर्म है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि ये साइन फंक्शन का आर्गुमेंट है,
सेम कॉन्सेप्ट पिछले वाला। अगर ये साइन फंक्शन का आर्गुमेंट है, ये डायमेंशनलेस है, बट ये है क्या, ये समथिंग माइनस समथिंग है। ये क्या है, समथिंग माइनस समथिंग है। यार जब समथिंग माइनस समथिंग डायमेंशन लेस आ रहा है, इसका मतलब इतना समझो ना कि अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और जो नंबर आ रहा है वो डायमेंशन लेस है, इसका मतलब जिन नंबर से वो सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है वो खुद भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी कुछ डायमेंशन होगी, इसका मतलब इसकी भी कुछ डायमेंशन होगी, और अगर इसकी कुछ डायमेंशन होगी तो भाई इस पूरे की डायमेंशन वही भी तो होगी। इसका मतलब है कि ना तो इस पूरे की कोई डायमेंशन हो सकती है, ना इन पूरे इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन हो सकती है। इसका मतलब ये टर्म भी डायमेंशनलेस है, ये टर्म भी डायमेंशनलेस। तो अगर के ओमेगा को होना है डायमेंशन लेस माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बताओ ओमेगा की क्या है डायमेंशन? ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी बताया उसने। एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेडियन पर सेकंड। रेडियन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी पर सेकंड। इसका मतलब ओमेगा की डायमेंशन है t-1, और ये चीज आनी चाहिए डायमेंशनलेस। अब बताओ एक नंबर उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है फाइनल क्वांटिटी में डायमेंशनलेस, इसका मतलब के की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सिंपल है, के की डायमेंशन t होनी चाहिए। तो इसमें t वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। के की डायमेंशन कुछ नहीं हो, t की डायमेंशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ क्वांटिटी p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर, कभी कभी e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं exp और माइनस अल्फा टी स्क्वायर ऐसे लिखा। और ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इसका आर्गुमेंट है, ये t जो है वो टाइम है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऐसा नहीं बोला मैं, इसलिए बार बार चीज बोल रहा हूँ। कई बार हमारे दिमाग में चीज रजिस्टर हो जाती है फॉर सम रीजन कि कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस। नो, जो नंबर वाले कांस्टेंट होते हैं 2 3 4 ये डायमेंशन लेस होते हैं, बट बाकी सारे कांस्टेंट नहीं, सारे डायमेंशन लेस। टी जो है वो टाइम दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ अल्फा पूछा है। अब अगर आपको मेरा वो रूल नंबर 2 याद है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप फटाक से करके इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर दोगे कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आर्गुमेंट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि भाई अल्फा टी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। आप समझ गए कि अल्फा को टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर से डायमेंशन लेस, इसका मतलब अल्फा की डायमेंशन कुछ और नहीं t-2 होगी, तभी ऐसा होगा। तो ये टी स्क्वायर का होगा टी स्क्वायर से माइनस मल्टीप्लाई करके 0 हो पाएगा। इसका मतलब आपका आंसर हो गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? इस फॉर्मूले में हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पूछा गया है कि जो ये के नंबर मल्टीप्लाई किया गया है k इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसमें k की यूनिट निकालो। कुछ बताया हुआ है, देख लेते हैं। बोल रहा है कि u जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, मतलब समझ जाइए एनर्जी है, ठीक, ओके। y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा, इसके साथ जो लगा हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट है, और a जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो y डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तभी ऐड भी हो रहा है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। अब पूछा गया है कि भाई के की डायमेंशन बताओ, और के की डायमेंशन मतलब के की यूनिट पूछी, तो यूनिट निकालने के लिए डायमेंशन देखनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो ये जो वही अपना एप्लीकेशन है, फाइंडिंग यूनिट और डायमेंशंस ऑफ अननोन इन इक्वेशन, बाकी सब पता है अपने को। इसकी पता है हमको, इसकी क्या लिख रही है, यू की, यू इज एनर्जी, यार एनर्जी के तौर पर याद हो गई होगी, ml² t-2 है बराबर, ये लिख लिया, इसको बराबर कर दिया भाई। के की हमें कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वाई तो पता है, वाई इसने बताया डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कोई लेंथ ही हुई ना, तो एल लगा लिया भाई, ठीक है। नीचे एल स्क्वायर प्लस, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर। जो चाहिए उसको यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। चाहिए तो इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हो आप, ये एल से कट कैंसिल हो गया, तो के जो है उसकी डायमेंशन निकल के आ रही है
एम एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है, एम एल क्यूब टी माइनस टू। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी आंसर जो है कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहीं पे बात आती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज, जब आप जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्लियर, तो थोड़ा प्रोसेसिंग पावर आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेसिक इंटेलिजेंस, नॉट वेरी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस कि भाई ये कुछ भी हो, ये मीटर पर सेकंड तो नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो एल टी माइनस में होता, तो मीटर पर सेकंड तो नहीं है। मीटर इंटू सेकंड मतलब एल इंटू टी होता, ये भी नहीं हो सकता। जूल इंटू मीटर, जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, जूल मतलब क्या? जूल मतलब यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी। इसका मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, उसमें एम से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, मतलब एल एक और दे दिया है। अच्छा, तो ये हो गया एम एल क्यूब टी माइनस टू। यस, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स यूनिट क्या निकल के आएगी। तो यहां से हमने क्या किया, डायमेंशन से यूनिट निकाल ली। ये एक और एप्लीकेशन है, थोड़ा प्रोसेसिंग पावर भी अपने को चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन की बात कर रहा था, नंबर वाला, नंबर ऑफ समथिंग इज ऑलवेज डायमेंशन लेस, वो चीज मैंने बताई आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एक मिनट जस्ट मैं टाइम चेक कर देता हूँ गाइस। दैट्स फाइन। सो क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया। अब कुछ चीजें आप समझ जाओ, मैं परपेंडिकुलर को हमेशा इस तरीके से लिखता हूँ, बहुत लंबा वर्ड है। परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिखता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो वेब पे, आप मुझे मेरे से आपने ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिए तो आपको समझ में कुछ मेरे राइटिंग स्टाइल्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वैसे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बोल रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस in unit time is given by this, n is equal to minus b n2 minus n1 upon x2 minus x1. अब again we should not bother about what this equation is all about, अपने काम की चीज देखते हैं। n1 n2 उसने बताया है कि n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला उसने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, एट x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2, ये पोजीशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो x1 x2 क्या है, कुछ और नहीं है, कुछ लेंथ है। ठीक है, d क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है। ठीक है, कोई कांस्टेंट है हमें मतलब नहीं, को नाम बोल रहे हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। बोल रहे हैं कि भाई डायमेंशंस ऑफ d बताओ, डायमेंशंस ऑफ d। कोई कुछ नहीं करना है, जिनकी डायमेंशंस पता है वो यहाँ रख दो, d की डायमेंशन निकल आएंगी। जिनकी पता है रख दो। n क्या है, पहले n को देखते हैं, इस n को। दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर से है, उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ये चीज हमें इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करनी है कि बाकी हमारा डायमेंशन पर्सपेक्टिव से वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है कि किस एंगल पे, उस समय क्या मतलब। डायमेंशन पर्सपेक्टिव से देखो कि नंबर है, उसको यूनिट टाइम और यूनिट एरिया। इसका मतलब अगर मैं इधर की डायमेंशन लिखना चाहूं इस n की, तो इस n की मैं डायमेंशन लिखूंगा, ऊपर तो नंबर है मतलब कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, चलो। यूनिट एरिया और यूनिट टाइम, यूनिट एरिया मतलब एरिया तो मतलब एल स्क्वायर, और यूनिट टाइम मतलब टी। बोलो यस और नो। एल स्क्वायर और टी ये डायमेंशन बन के आ रही है इस एन की, क्योंकि दिस नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया, एरिया को उससे डिवाइड कर दिया एल स्क्वायर, और यूनिट टाइम तो टी से डिवाइड कर दिया। बोलो समझ में आई बात की। उसके बाद b का हमें कुछ नहीं पता, माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ने वाला है, डायमेंशन को तो माइनस को रहने दो। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन n2 माइनस n1। अब ये n2 n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मतलब नंबर मतलब कुछ नहीं होने वाला उनका, नंबर का तो कुछ नहीं होता है, बट क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट। अच्छा, एट x इक्वल टू x1 x2, ये एट बता रहा है पोजीशन, तो ये डायमेंशन का पार्ट थोड़ी ना है, ये तो बता रहा है कि जो n1 है वो x1 वाली वैल्यू है, n2 है जो x2 वाली वैल्यू है। ये सिर्फ इतना बता रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सर इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि n2 और n1 दोनों ही L क्यूब हैं, तो इसका मतलब टोटल n2 माइनस n1 भी L क्यूब ही होगा। भाई एप्पल माइनस एप्पल इज एप्पल, तो ये L क्यूब आ गया n2 माइनस n1 का। अब नीचे क्या बचा,
x2 माइनस x1 मतलब लेंथ माइनस लेंथ, इसका मतलब एक और लेंथ। ये डायमेंशन बैठी आपकी राइट हैंड साइड की, बस सिर्फ डी की नहीं पता डियर। तो इसको इधर भेज दो, डी की डायमेंशन जो निकल के आएंगी ये हो जाएगा l की पावर 4 जो ऊपर जाएगा पहले, ये l की पावर 4 जो ऊपर आएगा, डी को यहीं छोड़ रहा हूँ, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, और ये बचेगा आपका एल स्क्वायर इंटू टी गाइस, ये एल स्क्वायर इंटू टी देखो, ठीक है। तो ये हो गया एल स्क्वायर से बन गया 2, तो डी की डायमेंशन आ गई आपकी एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये आपकी डी की डायमेंशन आई एल स्क्वायर टी माइनस 1। ओके, देखो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। एल की पावर 4 ये ऊपर गया, नीचे क्या था एल स्क्वायर टी, डी को वहीं छोड़ा, एल स्क्वायर टी माइनस 1। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से, इसमें कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं, खत्म हो चुका है। I इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस टी बाई लैम्डा, ठीक है। ये करंट लिखी हुई है, I इज करंट। बोल रहा है 4-5 ऑप्शन है, सबको इवेलुएट करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, आपका कॉन्सेप्ट जो है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, बस उसी चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ। SI यूनिट ऑफ ए इज एम्पियर। अब SI यूनिट ऑफ ए बोल रहा है एम्पियर है, हमें ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी है वो एम्पियर है, क्योंकि वो करंट है, वो एम्पियर है। तो इसका मतलब पूरा राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, ऑल टुगेदर एम्पियर आना चाहिए। अगर ए को वो एम्पियर बोल रहा है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है यार ये बंदा यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। क्या होगा, बिल्कुल होगा। 1 क्या, ऐसे देख लो, कोई चीज 1 से सब्ट्रैक्ट हुई है, एक्सपोनेंशियल ना भी हो, भूल जाओ, 1 एक नंबर है, उससे सब्ट्रैक्ट हुई, एक नंबर से दूसरा नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस वैसा समझ लो। या फिर e की पावर माइनस टी बाई लैम्डा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो, कैसा भी हो, साइन कॉस एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, इनका आउटपुट हमेशा डायमेंशनलेस ही आता है। इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस, दैट मींस I के डायमेंशंस और A के डायमेंशन सेम है, तो अगर I अगर एम्पियर है तो A भी एम्पियर है। तो भाई ये तो सही हो गया। दूसरा देख लो, SI यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेकेंड। अब बोल रहा है कि मेरे पास ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस टी बाई लैम्डा, लैम्डा के डायमेंशन की बात कर रहा है कि सेकेंड। अब क्या कॉन्सेप्ट ये कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। जैसे साइन के अंदर जो आर्गुमेंट है वो डायमेंशनलेस था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब बताओ, टी अगर टाइम है, उसने बताया है टी अगर टाइम, और इस टी बाय लैम्डा को डायमेंशनलेस होना, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, वो भी टाइम होना चाहिए। टाइम अपॉन टाइम कैंसिल होगा तभी तो डायमेंशनलेस आएगा। इसका मतलब ये बात भी सही है। कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायमेंशन के क्लियर हो रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। e की पावर माइनस टी बाई लैम्डा इज डायमेंशनलेस, ये तो आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। SI यूनिट ऑफ e की पावर माइनस टी बाई लैम्डा इज एम्पियर, बोगस है, क्योंकि जब ये डायमेंशनलेस है तो उसकी यूनिट कहां से हो सकती है, ठीक है ना। तो डियर आप देख रहे हो, मैंने एफर्ट लगा के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस में एक साथ लेके आया हूं। अब यहां से आप जेई मेंस तक के क्वेश्चंस तो आप आराम से, एडवांस के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, इसमें तो कोई टफ नहीं आता है, वो ज़्यादा कुछ टफ बन ही नहीं सकता इसमें। आप इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके, और मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आई विल डेफिनेटली गिव यू सम एक्सरसाइज एज वेल। एंड जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, हमको मालूम है कि हमारे पास जो जस्ट कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप उससे कर सकते हैं। सो अब इससे आगे बढ़ेंगे हम एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ, वो थोड़ा छोटा टॉपिक है, वो जल्दी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।